आज का यदि पेपर पढ़े होगे तो उसमें आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर इसको 10% कर दिया। इंक्रीमेंटल सीआरआर, सीआरआर तो समझते हैं हम, कैश रिजर्व रेशो, जो कितना था 4%। कैश रिजर्व रेशो क्या था कि बैंक को अपनी कुल जमाओं का जो टोटल बैंक की एनडीटीएल है, टोटल टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट जो लाइबिलिटीज है, उसका एक निश्चित परसेंट आरबीआई के पास कैश रूप में जमा रखना पड़ता है और बैंकों को इसके बदले आरबीआई कोई ब्याज भी नहीं देता है। मतलब एक तरह से सीआरआर की जो राशि है वो अर्थव्यवस्था से बाहर चली जाती है। 4% है। सीआरआर जितना कम होगा बैंक के पास पैसा उतना ज्यादा होगा, सीआरआर जितना ज्यादा होगा बैंक के पास कैश उतना कम होगा। अब ये शब्द है इंक्रीमेंटल सीआरआर, है सीआरआर ही, लेकिन क्या है, जब सीआरआर को कुछ निश्चित टाइम फ्रेम के लिए जारी किया जाता है कि ये सीआरआर कुछ पर्टिकुलर, कि भैया 15 से अगले 2 महीने या अगली 15 तक, ऐसा कुछ जब ऐसा जारी किया जाता है तो उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल सीआरआर। है सीआरआर ही, लेकिन शॉर्ट निश्चित समय के लिए, कि आज से बोल दिया है इनकी, आज से आरबीआई ने बोल दिया है कि कुछ समय के लिए जो सीआरआर 10% रहेगी उसको कह रहे हैं हम इंक्रीमेंटल सीआरआर। समझ गए ना? हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए। अभी आरबीआई को लग रहा है कि बैंकों के पास कैश ज्यादा है और बैंकों से कैश लेने के लिए उसने सीआरआर की दर बढ़ा दी। सीधे देखो 4% से 10% हो गई। बड़ी सीआरआर ही है लेकिन उसको इंक्रीमेंटल सीआरआर कह रहे हैं, तो बहुत उछाल है। मतलब बैंकों का जो टोटल डिपॉजिट है एकदम से 6% कम हो जाएगा। और क्यों किया है? क्योंकि आरबीआई का कहना है बैंकों के पास कैश फ्लो ज्यादा है और उस कैश को मार्केट से हटाने के लिए उसने ये तरीका अपनाया। अब ये तो ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि क्या भारत में कभी इंक्रीमेंटल सीआरआर 100% रही है? क्या भारत में कभी इंक्रीमेंटल सीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर वही है, कैश रिजर्व रेशो ही है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या कभी 100% रही है? अब तुम सोचोगे कि इंक्रीमेंटल सीआरआर यदि 100% हो गई, मतलब बैंकों के पास जो टोटल पैसा जमा है वो पूरा पैसा कहां जाएगा? आरबीआई के पास। और पूरा, तो बैंक के पास बचेगा क्या? इसका मतलब तो ये हुआ, सीआरआर 100% करने का मतलब है बैंकों के पास जितना नगद जमा है वो सब आरबीआई को आप ट्रांसफर कर दें। तो संभव तो नहीं है कि कभी इंक्रीमेंटल सीआरआर 100% हो जाए, लेकिन थी। इंक्रीमेंटल सीआरआर 100% कर दिया था आरबीआई ने नोटबंदी के समय। 2016 में जैसे नोटबंदी हुई थी ना, तो उसके कुछ दिन के लिए, अब भैया नोटबंदी मतलब पूरा कैश हमको वापस दे दो, तो उनने इसको उठा के 100% कर दिया इंक्रीमेंटल सीआरआर। तो जितना तुम्हारे पास कैश है वो पूरा हमारा। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए था इसलिए उसको इंक्रीमेंटल सीआरआर कहा गया, लेकिन हो तो गया था 100%। तो याद रखना थोड़ा था कि इंक्रीमेंटल 100% नोटबंदी के समय कर दिया था आरबीआई ने, फिर उसको वापस 4% कर दिया था। और ये शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी 4% से बढ़ा के आरबीआई ने 10% कर दिया है। बाकी भी मॉनेटरी पॉलिसी में और जो ज्यादा तो कुछ बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ये बदलाव बड़ा है कि सीधे 4% से उठा के 10% कर दिया गया है, क्योंकि आरबीआई को लगता है कि हमने देखो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सर्कुलेशन को अर्थव्यवस्था से, मनी के सरप्लस फ्लो को अर्थव्यवस्था से वापस लिया जाता है। तो आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया है कि उसको लग रहा है अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो ज्यादा है, उसको वापस खींचना है। ठीक है, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम कहाँ, देखो हमारा टॉपिक राजकोषीय नीति से चालू हुआ था। हम राजकोषीय नीति पढ़ रहे थे।
राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ा था और राजकोषीय नीति के उपकरण में हमने सबसे पहले देखा था बजट, बजटरी पॉलिसी। तो बजटरी पॉलिसी को हमने डिटेल में पढ़ा कि क्या क्या इस बजटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बजट से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को हमने देख लिया था। दूसरा, फिर इसी राजकोषीय नीति के अंतर्गत हमने देखा था इसका दूसरा उपकरण क्या था, कर नीति, टैक्सेशन पॉलिसी। अब भी अपन ने इसको देखा, टैक्सेशन पॉलिसी भारत में क्या है पूरा डिटेल में समझा। तीसरा राजकोषीय नीति का उपकरण हमने देखा था सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति। ठीक है, देखो राजकोषीय नीति के यही दो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इसलिए हमने इनको बहुत डिटेल में पूछा क्योंकि इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए है, पेपर की दृष्टि से हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अब चूंकि राजकोषीय नीति का पार्ट है तो थोड़ा सा तो जाना ही है कि सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति में भारत में क्या कहानी चल रही है। तो देखो, जो सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति है इसका मतलब क्या है, पब्लिक डेब्ट। भाई आपने भारत सरकार का बजट पढ़ा है, उसमें आपको पता है कि सरकार का व्यय ज्यादा है और आय कम है, इसलिए हमको क्या है घाटा होता है और भारत में घाटे की अर्थव्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था है। तो जब आपका व्यय ज्यादा होता है और आय कम होती है तो जो घाटा है इसको पूरा करने के लिए आप क्या लोगे, ऋण। भाई आपकी व्यय अधिक है और आपके आय कम है। अब भाई देखो, जैसे आय, सरकार की आय का मुख्य स्रोत कर, और देख लिया कल हमने कि टैक्स टू जीडीपी रेशो भारत में 11-12% है, बहुत कम है भारत में टैक्स टू जीडीपी रेशो, मतलब हमारी आय भी बहुत कम है, और जब आय बहुत कम है तो हमको घाटा हो रहा है। उस घाटे की भरपाई के लिए सरकार ऋण लेती है, मतलब ऋण लेना भी सरकार की एक नीतिगत हिस्सा है कि एक पॉलिसी के तहत वो ऋण लेती है। तो उसी को हम कहते हैं सार्वजनिक ऋण। ठीक है ना, कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने, खर्चों को आय के माध्यम से पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है। अब देखो, जो भारत में ऋण की जहां तक बात है, इस पे पहले भी बताया कि सरकार का जो ऋण है, सरकार दो जगह से ऋण लेती है। एक को कहते हैं आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, इंटरनल एक्सटर्नल। आंतरिक स्रोत में आप समझ गए, देश के अंदर, वही हमने देखा था कि जो आरबीआई करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना, बॉन्ड, इनको बेच के और सरकार जो कर्जा उठाती है उसको कहते हैं आंतरिक स्रोत से लिया गया ऋण। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है विनियोग योग्य, विनियोग योग्य ऋण, और दूसरा है गैर विनियोग, विनियोग नहीं विपणन योग्य, विपणन योग्य, और दूसरा है गैर विपणन योग्य, गैर विपणन योग्य। एक मतलब जो, देखो विपणन मतलब मार्केटिंग, जो नीलामी के माध्यम से सरकार ऋण लेती है, जैसे सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई नीलाम करती है बाजार में, तो उससे जो पैसा आता है उसको कहते हैं विपणन योग्य। और जो गैर विपणन योग्य में खासकर राज्यों, आरबीआई राज्यों से जो पैसा लेता है वो गैर विपणन योग्य लोन, कर्जे के माध्यम से आता है। ठीक है ना, तो ये दोनों आंतरिक स्रोत हैं ऋण लेने के। और बाह्य स्रोत तो हम जान ही रहे हैं कि बाह्य स्रोत पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं,
IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, और अन्य देशों से भी भारत ऋण लेता है। तो ये सब क्या है, ऋण के बाह्य स्रोत कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज और हमको ध्यान में रखना है, एक शब्द होता है जिसको कहते हैं ऋण जीडीपी अनुपात। ऋण जीडीपी अनुपात, डेब्ट टू जीडीपी रेशो, डेब्ट टू जीडीपी रेशो। जैसे कल हमने टैक्स टू जीडीपी रेशो पढ़ा था, यदि वो समझ आ गया होगा तो डेब्ट टू जीडीपी रेशो भी वैसा ही है। भाई टैक्स टू जीडीपी रेशो में से आपकी जीडीपी के अनुपात में कितना टैक्स कलेक्शन होता है उसको परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, तो टैक्स टू जीडीपी रेशो है। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशो कि आपकी जीडीपी के अनुपात में आपके ऊपर कर्जा कितना है उसको परसेंटेज में जब व्यक्त किया जाता है तो उसी को कहते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशो। और 2022 तक भारत का डेब्ट टू जीडीपी रेशो था 92%। ये डाटा याद रखना बस, 92%। टोटल जीडीपी का ऋण है। अब देखो 92% ऋण का मतलब क्या है। जैसे कोई व्यक्ति की आय मान लेते हैं 1 लाख रुपए महीना, ठीक है, एक व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए महीना, उसका खर्च बहुत ज्यादा है, 2 लाख खर्चा करता होगा, 1.5 लाख खर्चा करता होगा, तो वो क्या है, ऋण लेके खर्चा करते गया। खर्चा होते होते उसकी ये स्थिति आ गई कि 1 लाख आय है लेकिन उसमें 92,000 का कर्जा है। समझ गए, 92%। यही भारत सरकार है। हमारी जीडीपी जो टोटल जीडीपी है, 15 लाख करोड़ कहें, 20 लाख करोड़ कहें, कुछ भी कहें, उस टोटल जीडीपी का 92% लोन, कर्जा है। और 92% कर्जा होने का मतलब ये है कि देखो जैसे ये व्यक्ति है 1 लाख रुपए इसकी आय, 90,000 रुपए इसका कर्जा है, तो इस कर्जे पे इसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। कर्जे पे ब्याज देना पड़ेगा। तो स्थिति ऐसी है कि ये व्यक्ति अपनी आय में से जो पैसा खर्च करता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्चा ब्याज अदायगी में करता है। मान लेते हैं कि 20,000 रुपए महीना ब्याज दे रहा है, सिर्फ ब्याज दे रहा है, मूलधन तो इतना का इतना ही है, केवल और केवल क्या है, ये ब्याज दे रहा है। यही भारत सरकार की स्थिति है। सरकार का जब हम बजट देखते हैं तो सरकार की जो सबसे ज्यादा मद जिसमें पैसा खर्च होता है वो होता है ब्याज अदायगी। हमारे बजट का 25% केवल ब्याज अदायगी में जाता है, ब्याज अदायगी में जाता है 25%। भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए डेब्ट टू जीडीपी रेशो बताया गया है 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। मतलब मैक्सिमम लिमिट है 60% कि आप 60 तक कर सकते हो कर्जा, आप उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो, फलाना ढिकाना। लेकिन भारत में इस समय 92% डेब्ट टू जीडीपी रेशो है। हमारी अर्थव्यवस्था पर 92% का कर्जा है। उसमें भी यदि हम बाह्य स्रोत की हिस्सेदारी देखें तो परसेंटेज में तो नहीं, लेकिन बाह्य जो ऋण है वो है भारत पर 624 बिलियन डॉलर। 624
बिलियन डॉलर, और पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ा है। अब कोविड इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोविड के कारण सरकार ने व्यापक पैमाने पर कर्जा लिया और इसलिए हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इतना बढ़ गया है। सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और जब ऐसी स्थिति होती है, व्यक्ति पे बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, व्यक्ति को हर महीने ब्याज देना पड़ रहा है कि यार मेरी सबसे ज्यादा, तो उस कर्जे को पटाने के लिए व्यक्ति घर के सामान भी बेचना चालू कर देता है। तो बस सरकार भी फिर यही करती है, जब सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, उसको ब्याज चुकाना है, कर्जा चुकाना है, तो वो, अब सरकार का घर मतलब देश, तो देश के संसाधनों की बिक्री चालू कर देती है। बस वो बिक्री करती है तो बिक्री के लिए अच्छा शब्द यूज कर लेती है जिसको कहते हैं हम विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। घर की संपत्ति को बेचना डिसइन्वेस्टमेंट। अभी उस पर आएंगे, अभी हम केवल क्या है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो पर है कि भारत सरकार पर 92%, भारत का जो टोटल जीडीपी है उसका 92% क्या है, हमारा डेब्ट है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि भाई डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अधिक होगा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको बड़ी मात्रा में ब्याज अदायगी करनी पड़ेगी और ब्याज अदायगी एक ऐसा खर्चा है जिससे कुछ नहीं हो रहा, देने ही देना है। ना तो आपका इससे कर्जा कम हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको बस आपका पैसा जा रहा है। तो जैसे जैसे कर्जा बढ़ेगा ये बढ़ते जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप केवल ब्याज चुकाओगे, आप केवल ब्याज चुका रहे हैं और एक बार ब्याज भी नहीं चुका पाओगे तो कहोगे अब दिवालिया घोषित हो जाओ। इसको नहीं बढ़ने देना है 60% से। लेकिन मैं एक और डाटा बताऊंगा आपको, जापान का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 220% है अभी, यूएसए का 100% के ऊपर, अब यूएसए का एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, 100% के ऊपर। अब तुम कहोगे कि हम तो बहुत ही ठीक है कि जापान तो 100 रुपए कमा रहा है तो 220 का तो कर्जा है उसके ऊपर। अमेरिका के भी यही हाल है, 100% से ऊपर ही है उसका डेब्ट टू जीडीपी रेशो। ज्यादातर बड़े देशों का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 100% को क्रॉस है। तो फिर हम तो बहुत ठीक है, फिर हमको क्यों बोल रहे हो कि 60% पर रखो तुम, हमको भी बढ़ाने दो। तो दरअसल इस डाटा की तुलना भारत के इस डाटा से नहीं कर सकते। ये डेवलप्ड कंट्री, ये तो क्या है जानबूझ के अपने ऊपर कर्जा बढ़ा के रख रहे हैं, क्योंकि देखो ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में खेल रहे हैं। अमेरिका का डॉलर वो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ भी करता रहता है। यही जापान के हाल है, निर्यात अर्थव्यवस्था है इनकी, इनका गणित अलग है। ये डेवलप्ड इकोनॉमी है, इनका सब कुछ हो गया है, ये अपनी अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने के लिए इतना डेब्ट बढ़ा के रखा है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। अब तुम यार, तुम्हारे ऊपर हो सकता है कि कर्जा 10,000 का हो और तुम मुकेश अंबानी का देख लोगे तो अरबों रुपए में कर्जा आएगा। तो उसका अरबों में कर्जा है तो उसकी आय भी अरबों में। तुम डेब्ट टू जीडीपी रेशो पे इस पे पहुंच गए, जापान पे, अमेरिका पे, लेकिन फिर वो बताएगा कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, वो तो सुनने का आएगा हमारा, वो है ही नहीं हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी नहीं है। अभी आप पाएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट में भारत का वहां भी बढ़ा हुआ, भारत का फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ा, यहाँ वो भी नहीं, पूरा निर्यात कर रहे हैं ये। तो ये डाटा भ्रमित करने के लिए दिखाया जा सकता है कि देखो इससे तो हम ठीक ही नहीं। तो इनकी कहानी अलग है, हम डेवलपिंग नेशन है, हमको इधर ही रोक के रखना है क्योंकि हमारी आय सीमित है। हमको कहां से आय होने वाली है भाई, हमारा तो कोई इतना बहुत एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है कि वहां से पैसा आ जाएगा। हमारे तो आय के स्रोत निश्चित ही है, हम कर्जा लेके तो चला रहे हैं, हम अपना जो आय हमारी कम है वह हमारा ज्यादा है। यहाँ जापान आपन की तो ये स्थिति है कि उनकी आय और व्यय में मतलब आय ज्यादा, व्यय का कॉलम ही खत्म हो गया है क्योंकि लगभग लगभग पूरा डेवलपमेंट हो चुका है उनका। तो हम ये कह रहे हैं कि इससे तुलना नहीं, हमारी कहानी है हमको 60% पर उसको फोकस रखना, उससे ऊपर होगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन लगातार
बढ़ते जा रहा है डेब्ट टू जीडीपी रेशो। हालांकि डेब्ट टू जीडीपी रेशो तो बढ़ रहा है, और जो कारण बताया गया है कि कोविड के कारण बहुत उछाल आया है, लेकिन अब तो कोविड को गए हुए भी 2-3 साल हो गए हैं, तो इसको कम होना चाहिए, लेकिन अभी तो वो कम होने की स्थिति में उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका सार्वजनिक ऋण है, और सार्वजनिक ऋण जितना ज्यादा होगा आपकी अर्थव्यवस्था उतनी ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि आपकी ब्याज अदायगी ज्यादा हो जाएगी, आपके पास पैसे की कमी होगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा, वो सारी चीजें। तो ये डेब्ट टू जीडीपी रेशो ज्यादा होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, खासकर भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो ये सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति है, बस अपने लिए इतना ही काम का है, और ज्यादा इसमें अपन को मतलब है नहीं। तो देखो, ये भी राजकोषीय नीति का ही हिस्सा था। फिर राजकोषीय नीति का एक और हिस्सा है आपका निवेश तथा विनिवेश। निवेश तथा विनिवेश। निवेश तथा विनिवेश, ये भी अब देखो डायरेक्ट सिलेबस में तो उन्होंने लिखा नहीं है कि निवेश और विनिवेश, तो ये भी अपने लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बचा है कि आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए निवेश और विनिवेश के संदर्भ में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। बहुत कॉमन वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, यूज करते हैं कि पैसे को कहीं लगाना, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। भाई आपकी आय 1 लाख थी, ठीक है, आपका खर्चा 80,000 है, आपकी 20,000 बचत है। ठीक है, इस 20,000 बचत का आप कुछ भी करोगे। अब आप इस 20,000 को हो सकता है बैंक में एफडी करा दो, या इसका 20,000 का म्यूचुअल फंड ले रहे हो, ठीक है, या 20,000 से आपने सोना खरीद लिया, या बैंक में इकट्ठा कर करके 20-20,000 रुपए इकट्ठा करके आपने जमीन खरीद ली, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ऐसा कुछ भी किया, या आपने इसको किसी को कर्जे पे दे दिया और उससे ब्याज की वसूली कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट, व्यक्ति अपना कहीं पैसा जहां लगाता है और उसको जहां पर लाभ की आकांक्षा होती है, सामान्य अर्थों में वही इन्वेस्टमेंट है। अर्थव्यवस्था की भाषा में कहें तो पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि होती है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को ही निवेश कहते हैं। पूंजी का स्टॉक, आपके पास जो टोटल कैपिटल है उसमें लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसी को कहेंगे हम निवेश कर रहे हैं। ठीक है, कोई दुकान वाला है, अपनी दुकान में सामान भर रहा है, वो उसका निवेश है। फर्नीचर ला रहा है, कुछ भी कर रहा, सब निवेश की दृष्टि से कर रहा है। हो सकता है प्रचार के लिए होर्डिंग लगवाए शहर में, तो वो जो उसका खर्चा है वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि उससे उसको आय, मतलब जहां से उसको, जहां वो पैसा खर्च कर रहा है और उससे उसकी पूंजी बढ़ेगी। कोई बताए ना, जैसे वो सोना खरीद रहा है, तो सोने की कीमत कल को बढ़ना ही बढ़ना है, वो उसका निवेश है। अब बस यही होगा कि कई व्यक्ति ऐसी जगह निवेश कर देते हैं जहां पैसे कम हो जाते हैं। जैसे आपने पैसे इकट्ठा करा था, आपने गाड़ी खरीद ली बाजार से जाके, अब आपका निवेश बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि बढ़ने के बजाय घटेगा, क्योंकि गाड़ी की कीमत तो जैसे ही आप मार्केट से ले आओगे कम हो जाएगी। तो निवेश यही है कि आपकी पूंजी की मात्रा में लगातार वृद्धि करे, वही निवेश है। पूंजी में जो वृद्धि होगी वही निवेश है। लेकिन इस निवेश के लिए जरूरी क्या है? बचत। यदि आपके पास बचत ही नहीं है तो निवेश कहां से करोगे? मतलब बचत जरूरी है निवेश के लिए, और फिर बचत के लिए जरूरी क्या है? आय। भाई कमाई हो जब तो अपना खर्चा चलाए, और उसमें से कुछ पैसा बचाए और उस पैसे को निवेश करें। और देखो, ये जो निवेश है ये अभी गरीबी से भी जुड़ेगा सीधे सीधे, क्योंकि अर्थशास्त्री कहेगा कि गरीब क्यों है? क्योंकि गरीब का निवेश कम है। गरीब आदमी निवेश नहीं करता, उसका इन्वेस्टमेंट कम है या जीरो है। और अमीर आदमी अमीर क्यों है? क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है।
भाई गरीब आदमी है तो उसकी आय कम होती है, आय कम होती है तो उसकी बचत कम होती है, बचत कम होती है तो वो निवेश कम करता है, निवेश कम होती है तो उसकी आय कम होती है। गरीबी का दुष्चक्र, एक अर्थशास्त्री आगे समझाएगा गरीबी का दुष्चक्र, वो निवेश से जोड़ेगा कि आय कम, आय कम तो बचत कम, बचत कम तो निवेश कम, और निवेश कम तो फिर आय कम। भाई एक व्यक्ति ने दुकान खोला, चाय की दुकान चला रहा है वो, जैसे तैसे करके उनने थोड़ा बहुत सामान लिया, एक स्टोव ले आया और चाय बनाना बेचना चालू कर दिया। चेयर तक नहीं है उसके पास बैठने के लिए, दुकान चलती है, धीरे धीरे पैसा जोड़ता है, 4 कुर्सी उनने खरीद लाया, टेबल खरीद लाया, फिर लोग बैठने लगे तो वो नाश्ता भी बनाने लगा, ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है ना। और ग्रोथ कैसे हुई कि वो दुकान चला रहा था, उससे उसको बचत हुई, उस बचत को उसने उसी दुकान में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी आय देखो बढ़ गई। यही इसके अपोजिट ये भी हो सकता है कि कोई दुकान अच्छी सी चल रही हो और अब वो उसमें निवेश करना बंद कर दे, कुर्सी टूट गई तो फेंक दिया, नई कुर्सी लेके नहीं आ रहा, अब बैठने के लिए कुर्सी नहीं बची, धीरे धीरे करके एक एक करके टूटती गई, आदमी आएगा ही नहीं फिर, और वो दुकान उसकी बंद हो जाएगी। तो यदि निवेश नहीं होगा तो आपकी अर्थव्यवस्था भी, तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए जरूरी है निवेश अधिकतम हो, लेकिन निवेश की भी पहली शर्त है क्या है, बचत हो, और बचत के लिए जरूरी क्या है, आय हो। अब गरीब आदमी की तो आय ही कम है, तो बचत कहां से बढ़ाए, भाई क्या भूखा मर जाए, क्योंकि वो जो आय कमा रहा है, कि कोई व्यक्ति यदि 500 रुपए कमा रहा है और 500 रुपए में से 450 तो उसका खर्चा हो जा रहा है डेली का, 50 रुपए की बचत हो रही है, महीना भर जोड़ेगा तब भी 1500 रुपया हो रहा है, तो इस 1500 को वो कहाँ लगाए बेचारा, उसको पता भी नहीं। वही कोई व्यक्ति हो सकता है 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो और उसका खर्चा 1 लाख ही हो, तो उसकी 4 लाख की बचत होगी। अब इस 4 लाख को वो कहीं भी इन्वेस्ट करेगा और फिर ये 4 लाख उसको और पैसा कमा के देंगे, तो उसकी आय तो बढ़ते जाएगी, अमीर होते जाएगा, ठीक है। तो ये निवेश आपको गरीबी या हर जगह अर्थव्यवस्था में निवेश जरूरी है। अब भारत जैसे देशों की बात आती है तो भारत तो जैसे अभी भले हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम जब प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखते हैं, भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में खड़ा हो जाता है। मतलब ज्यादातर जनता हमारे यहाँ गरीब ही है, मतलब भारत एक गरीब देश है। और जब भारत एक गरीब देश है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास, मतलब भारत की टोटल आय कम है, आय कम है तो बचत कम है, तो बजट देख ही लिए ना कि जितनी आय है उससे ज्यादा तो खर्चा है, कर्जा लेके तो सरकार चला रहे हैं, तो फिर निवेश कहां से करेंगे। इसलिए फिर सरकार किस पे निर्भर हो जाएगी, विदेशी निवेश पर, विदेशी निवेश बहुत ज्यादा निर्भर है। हमारी जिंदगी चल रही है विदेशी निवेश, यदि विदेशी निवेश बंद हो जाए, भारत जैसे देशों की हालत खराब हो जाए, क्योंकि आय कम है, व्यय ज्यादा है, खर्चा कहां से चल रहा है, इन्हीं सोर्सों से चल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाता है, हर साल आ ही रहा है, लगातार आ रहा है। भारत दुनिया की सबसे उभरती अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा बाजार है, तो हमारी बहुत निर्भरता इस विदेशी निवेश पर है, ठीक है ना। तो अब देखो हम निवेश पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि हमारे लिए पेपर में है नहीं इतना महत्वपूर्ण, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है विदेशी निवेश। तो विदेशी निवेश को अपन पढ़ेंगे जब अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि विदेशी निवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया क्योंकि राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है निवेश तथा विनिवेश। विनिवेश जैसे इसका अपोजिट है, विनिवेश भी हम जब इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि भारत में उद्योग, तब विनिवेश को पढ़ेंगे। निवेश में क्या हो रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, पूंजी स्टॉक। विनिवेश इसका उल्टा, कि अपनी जो संपत्ति या पूंजी को क्रमिक रूप से धीरे धीरे बेचना, वो विनिवेश कहलाता है। ये पूरा 100% बेच दोगे तो निजीकरण हो जाएगा, तो उसको भी अपन आगे चर्चा करेंगे, तो अभी अपन उसको इधर ही रोक रहे हैं। तो ये निवेश तथा विनिवेश की बात हो गई राजकोषीय नीति में। और एक राजकोषीय नीति का एक और हिस्सा था, इसको तो हम पहले भी चर्चा चुका है, घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था।
ठीक है, इसको तो पहले ही देख चुके हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था में होता क्या है कि सरकार आय कम व्यय ज्यादा, उस कर्जे को पूरा करने के लिए सरकार ऋण ले लेती है। तो ऋण लेने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग। वो आरबीआई से कर्जा ले, नोट छापे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचे, कुछ भी बेचे, सब घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो इतनी चीज हमने राजकोषीय नीति के अंतर्गत पढ़ी है। ये हमारी राजकोषीय नीति के क्या है, उपकरण है या तकनीक है, जो भी आप कह लो, या राजकोषीय नीति के साधन है। और राजकोषीय नीति मतलब सब कुछ है सरकार की, आर्थिक नीति पूरी पॉलिसी है। क्योंकि देखो सब तो आ गया, बजट आ गया, टैक्सेशन आ गया, आपकी डेब्ट आ गया, इन्वेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट और डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो लगभग लगभग सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई है। अब बस इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये अपना राजकोषीय नीति खत्म है। इस राजकोषीय नीति की कुछ सीमाएं हैं या कमियां हैं। अपन ने इसके महत्व को लिखा था क्या? ठीक है, तो पहले महत्व देख लेते हैं। अच्छा, महत्व और सीमाएं। भारत की राजकोषीय नीति का महत्व कह लो, या आपसे योगदान पूछे, बातें की, इंपॉर्टेंस या कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी। पहला महत्व आप बताओगे कि राजकोषीय नीति पूंजी निर्माण में सहायक है। पूंजी निर्माण में सहायक है। भाई राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार धन की व्यवस्था कर रही है ना, और धन की व्यवस्था मतलब कैपिटल फॉर्मिंग, कि देश में पूंजी का निर्माण होता है राजकोषीय नीति के माध्यम से। दूसरी राजकोषीय नीति का महत्व है कि ये निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। भाई जो हमारी सरकार की राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति में बहुत सारे उपाय होते हैं, जिन उपायों का उपयोग करके सरकार निजी क्षेत्रों को प्रेरित करती है कि तुम पिछड़े क्षेत्रों में भी जाके निवेश करो। तुम उनने कहा कि हिमाचल में जाके इंडस्ट्रीज चलाओगे तो हम तुमसे निगम कर नहीं लेंगे। तुम उनने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल चलाओगे तो हम तुमको जमीन मुफ्त दे देंगे। ऐसी नीतियां, ताकि भारत के पिछड़े क्षेत्रों में भी क्या है, निवेश हो सके, तो वो भी राजकोषीय नीति के माध्यम से होता है। फिर ये राजकोषीय नीति बचत को प्रेरणा देती है। राजकोषीय नीति के माध्यम से लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कैसे बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? जैसे इनकम टैक्स लगता है तो सरकार बोल देती है कि यदि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस में 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए साल का निवेश करेगा तो हम उसको आयकर में से छूट दे देंगे। तो हर व्यक्ति फिर आयकर से बचने के लिए उन्होंने कहा इन्वेस्ट कर दो, पैसा के पैसा अपना बच जाएगा और आयकर का आयकर बच जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी टूल्स रहते हैं जिसके माध्यम से किसी निश्चित क्षेत्र में सरकार बचत को प्रोत्साहित करती है। चौथा इसमें पॉइंट लिख सकते हैं सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण देख रहे हैं, राजकोषीय नीति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है सरकार। शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पेयजल के, 50 टाइप की योजनाएं चल रही है, सब सामाजिक कल्याणकारी परिणाम है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सब राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है। पांचवा देख सकते हैं कि राजकोषीय नीति आय व धन की असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। कर तो नहीं पा रही है, लेकिन कोशिश तो यही है
कि आय और धन की असमानता को दूर किया जा सके। फिर बता सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विकास करती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट की स्थापना राजकोषीय नीति के अंतर्गत की गई है। फिर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, साधनों की गतिशीलता। साधनों की गतिशीलता मतलब कि सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से इधर के संसाधन इधर, इधर के संसाधन उधर, ये सारा काम करती रहती है, तो संसाधनों में मूवेबिलिटी का काम करती है। ये कुछ है महत्व या उसका योगदान। और लिख सकते हैं कि निर्यात संवर्धन। राजकोषीय नीति के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करती है। और लिख सकते हैं महंगाई को का नियंत्रण। वैसे महंगाई नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति जारी करती है, लेकिन सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से भी महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। ठीक है, एक और लिख लो, आर्थिक मंदी को नियंत्रित करने के लिए। आर्थिक मंदी को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक मंदी, देखो दोनों अपोजिट है। सरकार को लगेगा कि महंगाई ज्यादा है तो राजकोषीय नीति में कुछ बदलाव करेगी, पैसा किसी फंड के लिए कम करेगी, कुछ योजनाओं को बंद कर देगी, कल्याणकारी योजनाओं में कमी करेगी, मनरेगा जैसा योजना जो लोगों को कैश दे रही है उसको बंद कर देगी, उनका लोगों के पास कैश ही नहीं रहेगा तो महंगाई कम हो जाएगी। मंदी की स्थिति उसके विपरीत है कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि योजना चलाओ, मनरेगा जैसी योजना चलाओ, पैसा बांटो लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खर्चा करेंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी। तो ये राजकोषीय नीति का महत्व आप योगदान 5-6 पॉइंट में बता सकते हो। मेन हमको इधर फोकस करना है, राजकोषीय नीति की कमियों पर, सीमाओं पर। देखो राजकोषीय नीति की सबसे बड़ी कमी क्या है कि राजकोषीय नीति के कारण मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति अब कैसे भाई, राजकोषीय नीति में हम देख रहे हैं कि सरकार का व्यय ज्यादा है, सरकार का आय कम है। सरकार अपने खर्चों को चलाने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका अपनाती है सरकार। आरबीआई से कर्जा लेती है, नोट छाप रही, कुछ भी कर रही है। इससे होता क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। भाई खर्चा ज्यादा हुआ, कर्जा लेके आ गए, कर्जा ले आए मतलब पैसा आ गया, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो बढ़ा नहीं उस अनुपात में। तो अर्थव्यवस्था में कैश ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, लेकिन वस्तु कम है, क्योंकि प्रोडक्ट का तो बढ़ा ही नहीं, बस मुद्रास्फीति। हाँ वही तो लिखा, देखो मुद्रास्फीति शब्द ही है अपने आप में, जो शब्द है ना मुद्रास्फीति, उसका मतलब ही है बढ़ना। मुद्रास्फीति बढ़ रही है ऐसा शब्द लिखने को जनरली लिख देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अपोजिट मुद्रा अपस्फीति हो जाता है। मुद्रा की कीमत, उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ना, मुद्रास्फीति। मतलब हम अर्थव्यवस्था में महंगाई है तो एक शब्द सीधा यूज कर लो, मुद्रास्फीति है बस, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब ही वही है। तो जब आपकी अर्थव्यवस्था में डेफिसिट फाइनेंसिंग रहेगी तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण महंगाई की समस्या रहेगी ही रहेगी। तो ये हमारी राजकोषीय नीति की एक बड़ी कमी है
कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हमेशा मौजूद रहेगी। ठीक है, दूसरी ये है भारत का त्रुटिपूर्ण कर ढांचा। त्रुटिपूर्ण कर ढांचा, त्रुटिपूर्ण कर ढांचा, कल ही बताया भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर इनका अनुपात सही नहीं है। भारत में कितना है? 35-65 का। प्रत्यक्ष कर 65% की हिस्सेदारी दे रहा है टोटल टैक्स रेवेन्यू में, और डायरेक्ट टैक्स केवल 35% की, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स एक प्रतिगामी कर होता है। तो गरीब आदमी ज्यादा कर दे रहा है भारत में। तो ये भी हमारी राजकोषीय नीति की एक बहुत बड़ी कमी है कि अमीर आदमी से हमारी राजकोषीय नीति टैक्स नहीं ले पा रही है, गरीब आदमी से निचों के टैक्स ले रही है। यदि इसको और डिटेल में देखें, अपन ने वैसे जो कल कर के संदर्भ में लिखा था इसको ना, कि जो भारत में टैक्स स्ट्रक्चर है उसकी कमी में यही बताया था ना कि प्रत्यक्ष कर कम प्राप्त होता है और अप्रत्यक्ष कर ज्यादा प्राप्त होता है। चाहो तो एक पॉइंट इसी में और लिख सकते हो कि कर संग्रहण, हाँ, कर संग्रहण का त्रुटिपूर्ण होना, कर संग्रहण का त्रुटिपूर्ण होना, कर संग्रहण के त्रुटिपूर्ण या इसको कर संग्रहण में कमी, टैक्स कलेक्शन हमारे पास बहुत कम है। यहां बता सकते हो टैक्स टू जीडीपी रेशियो भारत में 11% है, बहुत कम टैक्स कलेक्शन है। जो टैक्स आ रहा है उसमें भी अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 65% है। और यदि इन अप्रत्यक्ष करों में तुम देखो तो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि हमारा जो जीएसटी है, टोटल जो जीएसटी, तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स में तो जीएसटी ही बचा है, टोटल जो जीएसटी है उस जीएसटी में 64% हिस्सेदारी भारत की 50 नीचे की 50% जनता देती है। मतलब नीचे जो भारत की गरीब जनता है वो भारत में 64% जीएसटी में कलेक्शन है, जबकि भारत की टॉप 10% उसका जीएसटी कलेक्शन में हिस्सेदारी केवल और केवल 3% है। मतलब समझ रहे हैं ना, देश के टॉप 10 अमीर लोग जीएसटी में केवल 3% हिस्सेदारी कर रहे हैं, और जो निचले का सबसे गरीब 50% है, जो यदि हम नीचे से चालू करी गरीबों की गिनती, और 50% वो 64% जीएसटी दे रही है। तो ये देख रहे हैं ना सीधे सीधे अन्याय, कि एक तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिक कम आ रहा है, चलो इनडायरेक्ट आ रहा है, जब इनडायरेक्ट को देखते हैं तो इनडायरेक्ट में भी गरीब आदमी 64% की हिस्सेदारी कर रहा है, और जो अमीर आदमी, भाई 10% अमीर में तो खेलो, वो केवल मात्र 3% की हिस्सेदारी जीएसटी में दे रहा है। तो ये हमारी राजकोषीय नीति की कमी है कि अमीर आदमी तो टैक्स दे ही नहीं रहा, 3% मात्र, और इधर देखो 64%। अब देखो ये डाटा आपको बताने के लिए काफी है कि अब लोग कहते हैं कि सरकार गरीबों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है, कि आप तो मतलब भारत में तो ऐसा है कि प्रशासन की ऐसी स्थिति हो गई कि पैदा होने से कब्र तक की सारी व्यवस्था करती है। पैदा होने से पहले ही वो माता को शिशु देखभाल के लिए 50 योजनाएं चल रही हैं, पैसा मिलेगा, बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी व्यवस्था है, उसकी बीमारी की व्यवस्था है, पढ़ने लिखने की है, स्कूल में खाने की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी है, स्कॉलरशिप है, इतनी व्यवस्था है, इलाज फ्री है। फिर उन्होंने कहा कि आजकल तो कैश स्कीम भी चल रही है कि पैसा कैश दे रहे हैं, उन्होंने कहा लाडली बहना के नाम पे, बिटिया के नाम पे, किसान के नाम पे पैसा दे रहा है। सुविधा ही सुविधा है, मतलब गरीब आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है एक दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन फिर जब जीएसटी का डाटा है
तो ये जो 64% कलेक्शन आया है कहाँ से आ रहा है? उसी गरीब आदमी से आ रहा है, उसी से पैसा ले रहे हैं और उसी को थोड़ा बहुत दे दे रहे हैं, और दिखाने को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उसी को दे रहे हैं। क्योंकि गरीब आदमी को लगता है कि क्या है, मैं तो टैक्स देता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रत्यक्ष कर तो नहीं देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष करों में बड़ी हिस्सेदारी होती है उसकी, क्योंकि जो गरीब आदमी को प्रोडक्ट है जीएसटी तो उसको भी लगेगा। देखो अमीर आदमी की तो ये स्थिति हो जाती है कि वो जो सुपर रिच लोग हैं उनको तो भारत से कोई मतलब ही नहीं, वो तो भारत में बस उनकी दुकानदारी चल रही है, चाहे आपके टॉप बिजनेसमैन हो, टॉप ब्यूरोक्रेट हो, टॉप पॉलिटिशियन हो, टॉप एक्टर हो, टॉप क्रिकेटर हो, कोई भी टॉप देश में तभी तक रहता है जब तक वो बहुत गरीब है। जैसे ही उसके पास पैसा आता है हर चीज का, उसका बर्थडे भी विदेश में मनेगा, उसकी होली भी विदेश में मनेगी, दिवाली भी विदेश में मनेगी, उसकी शादी भी विदेश में होगी, सब कुछ विदेश में होगा। तो पैसा कहाँ जाता है? विदेश में, वहां पे वो कर देता है। अब यहाँ तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, तो टैक्स कहाँ से देगा? सब कुछ वो वहीं पे है, तो इसलिए उनका टैक्स कलेक्शन इतना कम हो जाता है। अब गरीब आदमी को तो सब कुछ चाहिए। कोई गरीब आदमी मान लो 500 रुपए रोज भी कमा रहा है, 500 रुपए रोज कमा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 100 रुपए का तो पेट्रोल डला लेगा, ठीक है ना। इस पेट्रोल पे सरकार ने उससे 50 रुपए का टैक्स ले लिया, फिर वो 100 रुपए की दारू भी पिएगा, गरीब आदमी कंफर्म पिएगा। 50 रुपए सरकार ने उससे यहाँ पे टैक्स ले लिया, 50 रुपए का वो राजश्री भी खाएगा, कंफर्म खाएगा, गुटखा बिना गुटखा काम ही नहीं करेगा वो। 50 रुपए में सरकार ने फिर 25 रुपए उससे टैक्स ले लिया, ठीक है ना। फिर वो जो भी खर्चा करेगा, सामान खरीदने से लेके कुछ भी खर्चा करे, मोड़ा मोड़ी के इलाज में कहीं भी खर्चा करे, कुछ ना कुछ सरकार उससे इनडायरेक्ट टैक्स लेती ही लेती है। तो अभी तक किसी अर्थशास्त्री ने ऐसा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए अध्ययन कि एक गरीब आदमी जो 500 रुपए पर डे कमाता है, सरकार को पर डे कितना टैक्स देता है। हो सकता है 500 में से 200 रुपए सरकार उससे टैक्स के रूप में डेली ले ले रही है, प्रतिदिन ले ले रही है, क्योंकि उसका खर्चा ही है। अब सरकार का तो क्या ना, मत डलाओ पेट्रोल, मत पियो दारू, लेकिन पेट्रोल नहीं जलाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, दारू नहीं चलाएगा तो खुद का शरीर नहीं चलेगा, बड़ी समस्या है। तो कल्याणकारी कार्यक्रम केवल दिखावा मात्र है, पैसा तुमसे ले रहे हैं और तुम्ही को थोड़ा बहुत दे दे रहे हैं। तो तुमसे पैसा लिया, अपना खर्चा पानी निकाला, अपना जोड़ा और थोड़ा बहुत तुमको दे दिया। तो ये भारत में राजकोषीय नीति की कमी है कि एक तो इन्फ्लेशन है और दूसरा हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत त्रुटिपूर्ण है। टैक्स स्ट्रक्चर बहुत त्रुटिपूर्ण है, ज्यादा लोग भारत में टैक्स नहीं देते, टैक्स कलेक्शन हमारा कम है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो केवल 11% है। जो टैक्स आ रहा है उसमें भी अमीर आदमी टैक्स देने से बच जा रहा है, मतलब कर की चोरी कर ले रहा है वो। बहुत तरीके होते हैं टैक्स नहीं देने के। ये मत सोचो कि अमीर आदमी तो उनका खूब टैक्स दे देगा, डायरेक्ट टैक्स भी वो नहीं देता है। पहले बताया अपने आप को किसान बता देता है, पता है ना, 25 करोड़ में से 15 करोड़ फैमिली भारत में किसान है, किसान कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई, किसान बता देगा। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। अपने आप को धर्मार्थ संगठन घोषित करवा देगा, एक एनजीओ चलाएगा, ये भी भारत में है ना। एनजीओ चलाना भारत में सबसे बड़ा बिजनेस है, हर अमीर आदमी एनजीओ चलाता है। 31 लाख एनजीओ है भारत में, और एनजीओ को तुम पढ़ोगे तो एनजीओ का काम क्या है? कल्याण करना। 31 लाख एनजीओ हैं। यदि एक एनजीओ 10 व्यक्ति का भी कल्याण करेगा, करोड़ों लोग का कल्याण हो जाए। लेकिन भारत में एनजीओ चलाना भी एक व्यापार है, टैक्स बचाने का तरीका होता है। हर साल उन्होंने कहा कि मैं अपनी आय का एक निश्चित % एक एनजीओ को दान देता हूं, क्योंकि जो आपने दान दिया, जैसे ही आपने दान दिया उतनी रकम से आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। ये एनजीओ चला कौन रही है? मेरी पत्नी, एक ही है उसका सब कुछ करता धरता, पत्नी। तो मेरे यहां से मैंने इसको 10 लाख इस एनजीओ को ट्रांसफर कर दी, ये 10 लाख से मैंने टैक्स की रिबेट ले ली। अब वो थोड़ी चेक करने जा रहा है कि एनजीओ क्या कर रहा है, बस इसको 10 लाख है, अभी इसको इन्वेस्ट करेंगे अपने हिसाब से। सबका यही है, और ये सब ओपन है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है। ज्यादातर देखोगे आप यही है, कमाते बहुत लोग हैं लेकिन टैक्स देने की बारी आती है तो टैक्स चोरी भारत में बहुत कॉमन है। हाँ, तो क्या है ना कि
आपके दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। जिस दिन आपके पास पैसा आएगा आपको मजबूरन एनजीओ खोलना पड़ेगा, क्योंकि एनजीओ एक तरीका होता है ब्लैक को व्हाइट करने का, आपको कर से बचाने का, कुछ भी करने के लिए मजबूरी है एनजीओ। तो भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये बहुत त्रुटिपूर्ण है। टैक्स आदमी आसानी से चोरी कर लेता है, कितनी कोशिश कर लो नहीं देगा टैक्स, कुछ भी कर लो। बेचारा गरीब आदमी इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो भरना उसकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार तो ले ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा है। और जिनके पास पैसा है वो टैक्स नहीं देते, क्योंकि अब देखो गरीब आदमी उसका बच्चा यही पढ़ेगा, अमीर आदमी तो लंदन भेज दे रहा अपने बच्चे को पढ़ने को। सभी उद्योगपति के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सभी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो नेता के बच्चे यहाँ पढ़े समझ लो गरीब है वो, नहीं तो हर नेता के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो वो वहां पे टैक्स दे रहे हैं ना, यहाँ पे उनको इनडायरेक्ट टैक्स कुछ देनी नहीं है। तो ये दो एक बहुत बड़ी कमी है राजकोषीय नीति की। तीसरी बड़ी कमी है भारत की राजकोषीय नीति की, वो है आय की असमानता। मतलब आप ये बता सकते हो कि भारत की राजकोषीय नीति भारत में आय की समानता स्थापित करने में असफल रही। देखो यहाँ पे हमने लिखा है इसके फायदे में कि ये आय व धन की असमानता को दूर करती है, लेकिन कहाँ है? आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ो अभी, करंट की रिपोर्ट। ऑक्सफैम संस्था है जो इनइक्वालिटी की रिपोर्ट जारी करती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 5% लोग, मतलब भारत की जनसंख्या का 5%, मतलब यदि 120 करोड़ भारत की जनसंख्या मान ले तो 12 पंजे 60, मतलब 6 करोड़ लोगों के पास भारत की 60% संपत्ति है। भारत की टोटल वेल्थ का 60% केवल किसके पास है? 5% लोगों के पास। और जो बॉटम 3% है, बॉटम 3%, वो सॉरी बॉटम जो 50% लोग हैं, 50% जनसंख्या, उसके पास केवल 3% वेल्थ है। समझ रहे? मतलब 120 करोड़ में से इसको कह सकते हैं कि 60 करोड़ लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 3% है, और देश के 5-6 करोड़ लोग देश की 60% संपत्ति, वेल्थ, टोटल वेल्थ, चल अचल सब, उनके पास कैश भी ज्यादा है, उनके पास जमीन भी ज्यादा है, उनके पास घर भी ज्यादा है। इधर उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग घर बेघर है, घर ही नहीं है उनके पास, और इधर उन्होंने कहा कि हमारे पास 10 घर है, एक ही कमरे में 20 घर है, एक ही घर में 20 कमरे हैं, बहुत इनइक्वालिटी है। तो ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या बता रही है? तुम्हारी राजकोषीय नीति पूरी तरह से असफल है, क्योंकि यदि राजकोषीय नीति सफल होती तो ये इतना शर्मनाक अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर थोड़ा बहुत चलता, ये बहुत शर्मनाक है, और ये स्थिति और बिगड़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि ये लगातार ये है ना, इधर ही ट्रांसफर हो रही संपत्ति। अब कहने को तो तुम कल्याणकारी योजनाएं देख रहे हो कि सरकार गरीबों को कितना पैसा दे रही है, लेकिन फिर ये क्या है, जब इधर पैसा बांट रही है सरकार तो भी इधर ही जा रहा है पैसा, क्योंकि आपकी राजकोषीय नीति में कुछ गड़बड़ी है। कि राजकोषीय नीति ऐसी है कि जो संपत्तिशाली है वो और ज्यादा संपत्ति का सृजन करते जा रहा। आजादी के समय ये असमानता इतनी नहीं थी, 1947 में असमानता इतनी नहीं थी। 70 साल की राजकोषीय नीति का परिणाम है कि असमानता इतनी बढ़ गई है। तो ये हम तो कहेंगे ना कि राजकोषीय नीति की विफलता है या कमी है। अब देखो, जब इतनी ज्यादा असमानता है, इतनी ज्यादा असमानता है हमारी राजकोषीय नीति में, आय की में इतनी असमानता है, तो ये असमानता हमको फिर क्या है, चौथा पॉइंट उसमें लिखना कि राजकोषीय नीति क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में असफल रही। राजकोषीय नीति क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में असफल रही। जब आय की असमानता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आय की असमानता में कुछ क्षेत्रों में ज्यादा विकास हो जाएगा, कुछ क्षेत्रों में कम विकास हो जाएगा। हम आजाद हुए थे
तो भारत का कुछ डेवलप था, जहां जहां व्यापार होता था उनने कहा कि मुंबई डेवलप, महाराष्ट्र डेवलप, गुजरात डेवलप, तमिलनाडु थोड़ा बहुत ठीक था। पिछड़े क्षेत्र थे हमारे, जहां जहां एग्रीकल्चर था वो पूरा पिछड़ा क्षेत्र था। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब बैकवर्ड, बंगाल सब पिछड़ा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। आज भी वही कहानी, आज भी भारत के टॉप गरीब, उनका बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, ये। और विकसित राज्यों की बात करें तो वही गुजरात, वही महाराष्ट्र, वही तमिलनाडु, पंजाब ही है जो बस निकल के आया है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, पंजाब हरियाणा, बाकी तो सब की स्थिति वही की वही है। तो आपकी राजकोषीय नीति क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करने में असफल रही। जब आय की असमानता स्थापित नहीं हो पाएगी तो क्षेत्रीय असमानता तो निश्चित रूप से रहेगी ही। एक और लिख सकते हैं इसी से रिलेटेड कि जब क्षेत्रीय असमानता, आय की असमानता है तो निर्धनता और बेरोजगारी को भी दूर करने में सफल है। निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या में भी सफल नहीं है। ठीक है ना। अब देखो निर्धनता में तो फिर भी सरकार आंकड़ों का बाजीगरी दिखा देती है, बता देती है कि कम कर दी हमने, लेकिन इसको तो नहीं संभाल पाती, क्योंकि तो दिख रहा है ना आदमी को रोजगार चाहिए। हमारी राजकोषीय नीति की ये कमी बताते हैं कि हमारी राजकोषीय नीति रोजगार जनरेशन का काम नहीं करती है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है। राजकोषीय नीति प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार का सृजन ना के बराबर करती है। और ये तो अभी चल ही रहा है कि भाई रोजगार, बेरोजगारी दर पिछले 50 सालों में सबसे उच्च स्तर पर हो गई है, तो निर्धनता और बेरोजगारी को भी दूर करने में असफल रही है। छठवा, हमारी राजकोषीय नीति अविकासात्मक व्यय को कम करने में असफल रही है। अविकासात्मक व्यय को कम करने में असफल रही है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि भारत में अविकासात्मक व्यय लगातार बढ़ते जा रहा है। अविकासात्मक व्यय मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे कोई डेवलपमेंट गतिविधि नहीं हो रही, ये पैसा बांट रहा है, ये अविकासात्मक व्यय। सरकार का खर्चा हो रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार कर्जा लेके तुमको पैसा बांट रही है। फिर उन्होंने कहा कि पैसा बांट लो, फिर उन्होंने कहा कि जिनको पैसा नहीं दे पा रहे उनके लिए अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए हम मंदिर बना देते हैं। ठीक है, अच्छा तुम मंदिर नहीं, ठीक है तो अच्छा तुम्हारे जात का कौन था महान आदमी, उसकी मूर्ति बना देते हैं। आरक्षण, ये सब अविकासात्मक है भाई। अब मूर्ति बनाने में, मंदिर बनाने में, पैसा देने में पैसा खर्च हो रहा है ना। यदि उस मंदिर और कोई मूर्ति स्थापित होने की जगह आप यदि सड़क बनाओगे, सड़क विकासात्मक कार्य है, उससे उद्योगपतियों को लाभ होगा भाई, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा ना। आप कोई उद्योग स्थापित करवा रहे हो, आप कोई स्वरोजगार का विकल्प दे रहे हो, आप पैसा बांटने से अच्छा उनको कोई ऋण बांटो और ऋण बांटो से उनको काम धंधे से लगाओ, तो अर्थव्यवस्था चलेगी। तो अविकासात्मक व्यय को कम करने में सफल नहीं, बल्कि हमारा अविकासात्मक व्यय लगातार बढ़ रहा है चुनावी राजनीति के कारण। चुनावी राजनीति के कारण अविकासात्मक व्यय में वृद्धि, क्योंकि देखो जो विकासात्मक व्यय होता है उसको दिखने में समय लगता है। भाई अब रोड बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, तो आदमी को ऐसा लगता है हमको क्या मिल रहा है, उनका कोई ने पैसा दे दिया, उनको पैसा दिया उनने, जबकि नहीं देख रहा कि इस हाथ से वो 1,000 देगा और दूसरे हाथ से वो 2,000 ले लेगा। उसके पास बहुत सारे तरीके। भाई तुम तो बाध्य हो ना, भाई भले तुम उनने कहा कि कर नहीं दे रहे, लेकिन इसी देश में सामान खरीदने के लिए तो बाध्य हो ना। पेट्रोल पे वो 2 रुपए बढ़ा के और सारा पैसा वसूल लेगा, कहाँ जाओगे तुम। नमक को महंगा कर देगा, अब नमक नहीं खाओगे क्या,
किसी पे भी टैक्स कहीं भी तो कोई विकल्प नहीं है। तो अविकासात्मक व्यय को कम करने में पूरी तरीके से असफल है। हाँ? एक और पॉइंट बता सकते हैं कि हमारी राजकोषीय नीति की असफलता बढ़ता ब्याज। बढ़ता ब्याज भार। अभी बताया मैंने खर्चा। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, बढ़ते हुए ऋण को रोकने में, ऋण को रोकने में असफल। और बढ़ता हुआ ऋण रोकने में असफल है, इसलिए हमारे ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा। बताया है कि भारत सरकार की जो खर्च है उसका 25% केवल और केवल ब्याज के भुगतान में ही जा रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारी राजकोषीय नीति की असफलता है। मतलब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजकोषीय नीति की असफलताओं पर टिप्पणी लिखो, तो यही सारी बातों को बताना पड़ेगा राजकोषीय नीति की असफलता को लेकर। एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं उद्योगों को लेकर, कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, उनकी विफलता, सार्वजनिक क्षेत्रों की विफलता। सार्वजनिक क्षेत्रों की विफलता। ठीक है ना? कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का पैसा खर्च हुआ लेकिन उनसे आय उस अनुपात में नहीं हुई, सब घाटे में गए, जिसने हमारे ऊपर कर्जे को बढ़ा दिया। तो ये आपकी राजकोषीय नीति के महत्व और उसकी सीमाएं हैं। अब यदि आपसे पूछे राजकोषीय नीति का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में भी यही लिख देना, कमी ही उसकी, कि भाई राजकोषीय नीति क्या कहते हैं, असमानता को कम करने में, बेरोजगारी दर को दूर करने में, ऋण के अनुपात को कम करने में सफल ही है ना। अब उसको कितनी कोशिश कर लो, हम सफलता में बदल ही नहीं सकते। सफलता में बस यही बता सकते हैं कि थोड़ी बहुत गरीबी जरूर कम करी है इनने, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर तो माइनस में ही जा रहे हैं ना। आप ऋण का अनुपात देख लो, अविकासात्मक व्यय देख लो, कर संग्रहण की स्थिति सेम टू सेम, उसमें भी कोई ज्यादा सुधार हुआ नहीं है। ठीक है? तो ये आपकी राजकोषीय नीति से संबंधित सारी बातें हो गई हैं। अब देखो, हमने जो राजकोषीय नीति पढ़ी थी, और इसके पहले हमने जो मौद्रिक नीति पढ़ी थी, अभी हमने राजकोषीय नीति पढ़ी, इसके पहले हमने मौद्रिक नीति पढ़ी थी। तो आप दोनों में अंतर भी तैयार कर लेना कि राजकोषीय नीति क्या है। अंतर पूछा जा सकता है, राजकोषीय और मौद्रिक नीति। ठीक है ना? आसान है। राजकोषीय नीति सरकार वित्त मंत्रालय बनाता है, बजट के थ्रू बनाता है, और मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है। लिख लेंगे ना 5-6 पॉइंट आसानी से। राजकोषीय नीति सरकार बनाती है और मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। दूसरा पॉइंट, हाँ, राजकोषीय नीति में आय व्यय का समन्वय। अच्छा, हाँ, मुद्रा का प्रसार व संकुचन निर्धारित होता है इससे। और हाँ, सार्वजनिक धन का प्रबंधन और बैंकों का साख नियंत्रण।
बैंकों का साख नियंत्रण। करों का निर्धारण उधर हाँ, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि एक कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित करती है और इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति है। और लिख सकते हैं कि जो राजकोषीय नीति है इसका प्रभाव तात्कालिक होता है, मतलब तुरंत होता है, त्वरित प्रभाव होता है, जबकि मौद्रिक नीति के प्रभाव होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। भाई आरबीआई ने बोला है बैंक बैंक बदलेगा, फिर जनता टाइम लग जाएगा। और भी लिख सकते हैं कि राजकोषीय नीति वो है जो मतलब राजकोषीय नीति डायरेक्ट रूप से जनता को प्रभावित करती है। सरकार ने सब्सिडी रोक दी डायरेक्ट, इधर थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बस अपन को तो 5 पॉइंट याद रखना है, इतना अपने लिए काफी है। तो आपकी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की ये अंतर है। और राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति यदि दोनों को मिला के कोई क्वेश्चन पूछे तो देखो हमारा तो ये कहना है कि राजकोषीय नीति सरकार का काम है, मौद्रिक नीति आरबीआई का, केंद्रीय बैंक का काम है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और अर्थव्यवस्था में मनी सर्कुलेशन को ध्यान में रखना। परंतु बिना राजकोषीय नीति की मदद के ये मुद्रा नहीं कर पाएगा। और आरबीआई बिना राजकोषीय नीति और राजकोषीय मतलब दोनों पे इंटरडिपेंडेंसी है कि यदि मान लो मुद्रास्फीति बहुत है और आरबीआई काम कर रही है अर्थव्यवस्था से पैसे खींचने का, तो उसी दिशा में राजकोषीय नीति को भी काम करना चाहिए। यदि राजकोषीय नीति उसके अपोजिट काम करेगी तो मुद्रास्फीति या जो मौद्रिक नीति है वो असफल हो जाएगी। इसी टाइप से यदि सरकार अर्थव्यवस्था में पैसा डालना चाह रही है, मतलब राजकोषीय नीति के माध्यम से लोगों को पैसा देना चाह रही है, तो यहाँ पे भी फिर क्या है, मौद्रिक नीति में बदलाव करना पड़ेगा। मतलब राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों इंटरडिपेंडेंस है। यदि दोनों अपने मिलके काम करेंगे, आपसी सामंजस्य से काम करेंगे, तो आर्थिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। पता चला राजकोषीय नीति उत्तर दिशा की बात कर रही है, मौद्रिक नीति दक्षिण दिशा की बात कर रही है, तो फिर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। प्रभाव को नष्ट करेंगे ना, ये अर्थव्यवस्था में पैसे डाल रहा है, निकाल रहा है इधर से, क्या मतलब रहा? ये निकाल रहा है, ये डाल रहा, कोई मतलब नहीं निकला। या तो दोनों डालो या निकालो, तब तो दिखाई देगा। तो मतलब दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, कब मौद्रिक नीति के माध्यम से काम करना है, कब काम राजकोषीय नीति के माध्यम से करना है। दोनों में सामंजस्य। भाई महंगाई कोई जरूरी थोड़ी हो सकता है कालाबाजारी कारण हो रही है, तो इधर काम करना पड़ेगा सरकार को, आरबीआई थोड़ी कुछ कर लेगा उसमें। तो देखो ये हमारी राजकोषीय नीति वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कल से इसमें अपन अब नया चैप्टर देखेंगे।